गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में अपने अल्कोहल और फिनोल के रासायनिक गुण कंप्लीट किए थे। उसके बाद अभी अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक और वो है ईथर। तो देखो ईथर जो है उसका फॉर्मूला ROR होता है। इसमें दो एल्किल ग्रुप भी हो सकते हैं और यहाँ पर AR दो एरिल ग्रुप भी हो सकते हैं और एक R और दूसरा AR ग्रुप भी हो सकता है। तो ये जो सभी फॉर्मूले हैं वो किसके हैं? ईथर के। तो अभी अपने स्टार्ट करते हैं ईथर के बनाने की विधियां। और ईथर के बनाने की विधियों में दो प्रकार की विधियां पढ़ेंगे और ईथर का नामकरण जो था वो अपने पहले कर चुके हैं। जब अल्कोहल और फिनोल का नामकरण अपनों ने किया था तब ईथर का नामकरण भी अपनों ने कर लिया था। उसके बाद देखो अपने पढ़ते हैं ईथर के बनाने की विधियां। ईथर के बनाने की विधियां। तो देखो इन विधियों में अपने दो प्रकार की विधियां पढ़ेंगे। पहली विधि जो है वो पढ़ेंगे अपने अल्कोहलों के निर्जलीकरण द्वारा। अल्कोहलों के निर्जलीकरण द्वारा और दूसरी विधि अपने पढ़ेंगे वो है एक नाम वाली अभिक्रिया है विलियमसन ईथरीकरण अभिक्रिया। विलियमसन ईथरीय संश्लेषण भी बोल सकते हैं इसे, विलियमसन ईथरीकरण अभिक्रिया ये भी बोल सकते हैं। तो ये ईथर के बनाने की दो विधियां हैं। अपने पहली विधि स्टार्ट करते हैं ईथर का निर्जलीकरण। तो देखो पहली विधि जो है वो है अल्कोहलों का निर्जलीकरण। अल्कोहलों का निर्जलीकरण। तो देखो ये विधि जो है वो अपने अल्कोहलों के रासायनिक गुणों में पढ़ चुके हैं। अल्कोहलों के रासायनिक गुण जब अपनों ने किए थे तो उसमें अपनों ने पढ़ा था कि अल्कोहल जो है वो H2SO4 से किस प्रकार अभिक्रिया करता है और किस प्रकार का यौगिक बनाता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं अपने। जैसे आपके पास है CH3CH2OH। अगर ये अल्कोहल है एथेनॉल, इसको अपने 443 केल्विन पर गर्म करते हैं H2SO4 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? 443 केल्विन पर इसको गर्म करते हैं H2SO4 की उपस्थिति में। तब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से निर्जलीकरण शब्द का मतलब है कि इसके अंदर से एक जल काणु निकल जाता है। ये एथेनॉल है, एथेनॉल में से क्या निकल जाता है? जल का एक अणु निकल जाता है। ठीक है, जल का अणु कैसे निकलेगा? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो अभिक्रिया है वो बीटा विलोपन प्रकार की अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया है? बीटा विलोपन। तो ये बीटा विलोपन अभिक्रिया आपने बहुत बार पढ़ चुके हैं, फिर से आ रही है ये। इस अभिक्रिया में क्या होता है देखो जरा, यहाँ से OH निकल जाता है, ये है अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो होता है बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन और दूसरा कार्बन कौन सा होता है? बीटा कार्बन। तो देखो यहाँ से क्या होगा, OH और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है और क्या बनेगा? H2O। ठीक है, तो H2O का एक अणु क्या होता है? यहाँ से निकल जाता है। तब अपना यौगिक क्या बनेगा? जो भी उत्पाद है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बनती है एथीन। क्या बनती है? एथीन। तो जब अपनों ने सांद्र H2SO4 की अभिक्रिया कराई 443 केल्विन पर, एथेनॉल को गर्म किया, तब जो यौगिक बनता है वो होती है एथीन। ठीक है, अब ये अभिक्रिया हालांकि अपने पहले पढ़ चुके हैं परंतु इसको अभी पढ़ना और जरूरी था। क्यों जरूरी था? अपने एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अपने बना तो रही हैं ईथर, अभी अपना क्या बना है? एथीन बना है। तो अपने अल्कोहल से ईथर किस प्रकार बनाएंगे? देखो अल्कोहल जो है CH3CH2OH, इसके लेने होते हैं अपने को 2 मोल।
कितने मोल लेने होते हैं? 2 मोल। और इसको अपने गर्म 443 केल्विन नहीं करेंगे, अपने करेंगे 413 केल्विन। और H2SO4 भी उपस्थित होगा यहाँ पर, 413 केल्विन पर इसको गर्म करेंगे H2SO4 की उपस्थिति में। ठीक है, तो यहाँ पर इसके कितने मोल लेने होते हैं अपने को? 2 मोल CH3 CH2O और H। अब यहाँ से क्या होगा, देखो इसका जो एक ही अणु है उसके अंदर से जल का अणु निकल गया। यहाँ पर क्या होता है कि 2 अणुओं में से जल का एक अणु निकल जाता है, इसको क्या करो, बाहर करो। इधर क्या है CH3 CH2O और ये O किससे जुड़ेगा? CH2 और CH3 से। ठीक है, तो CH3 CH2O और CH2 और CH3। अब ये भी एथिल ग्रुप है, ये भी एथिल ग्रुप है, तो इस ईथर का नाम क्या है? डाई एथिल ईथर। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है कि यहाँ पर ईथर का निर्माण हो जाता है। तो अपनों ने क्या किया, 413 केल्विन पर जब गर्म करते हैं तब तो बनता है ईथर, और अगर अल्कोहल को अपने 443 केल्विन पर गर्म करते हैं तब क्या बनता है? एल्कीन बनता है। तो आप इसको याद करने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो कि आपके पास है अल्कोहल, ठीक है, और आप इसको क्या करोगे, देखो उत्पाद कैसे बनेगा, उत्पाद तो जो अपने अभिकारक लेंगे उस प्रकार का बनेगा, परंतु आपको याद कैसे करना है, आप याद ऐसे कर सकते हो कि H2SO4 के साथ में 443 केल्विन पर गर्म करते हैं तब तो बनती है एल्कीन। क्या बनती है? एल्कीन बनती है। और अगर अपने अल्कोहल को 413 केल्विन पर H2SO4 से अभिक्रिया कराते हैं तब जो यौगिक होता है अपना उत्पाद वो बनता है ईथर। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो। ठीक है, अब कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर पेपर में जैसे मैंने अभी अभिक्रिया कराई थी एथेनॉल की वही आए, प्रोपेनॉल से भी अभिक्रिया आ सकती है, कोई भी अल्कोहल आपसे कोई भी किसी भी अल्कोहल से आपसे अभिक्रिया कराई जा सकती है। जैसे एक एग्जाम्पल की बात करते हैं अपनी, और अगर आपको ये वाला अल्कोहल दे दिया जाए CH3OH, तो इससे अपने ईथर कैसे बनाएंगे, इसको भी 413 केल्विन पर गर्म करेंगे, H2SO4 लेंगे साथ में, तो इसके कितने मोल लेने होते हैं? जब 413 केल्विन पर अपने गर्म करते हैं तो अपने को H2SO4 जो अल्कोहल है उसके 2 अणु या 2 मोल, कुछ भी बोल सकते हो आप, वो अपने को लेने पड़ते हैं। ठीक है, CH3 CHOH, यहाँ भी क्या है CH3, यहाँ से क्या होगा, ये एक जल का अणु निकल जाता है, बाकी जो बचा हुआ उसको जोड़ के लिख सकते हो आप, CH3 CHO, इधर भी CH और CH3, यहाँ क्या लगा है CH3 और CH3। तो देखो अब ये अपना बन गया यौगिक। अब इसमें आपको ये जरूरी नहीं है कि भाई आपको मेथेनॉल ही दिया जाए या एथेनॉल ही दिया जाए, किसी भी प्रकार का अल्कोहल आपको दिया जा सकता है और उससे आप लोगों ने क्या करना है, ईथर का निर्माण आप कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो ये अपनी पहली अभिक्रिया होगी कंप्लीट। दूसरी अभिक्रिया देखते हैं अपने, और दूसरी अभिक्रिया एक नाम वाली अभिक्रिया है, उसका नाम होता है विलियमसन ईथरीय संश्लेषण। ठीक है, पहले जब मैंने इसका नाम लिखा था तो मैंने इसका नाम लिखा था विलियमसन ईथरीकरण। तो विलियमसन ईथरीकरण और विलियमसन ईथरीय संश्लेषण, अगर आपको दोनों में से कोई भी नाम मिले तो उसमें अब जो अपने अभिक्रिया करने जा रहे हैं वही वाली अभिक्रिया होगी, कोई अलग से अभिक्रिया नहीं होती। ठीक है, तो देखो अभी अपनों ने जो अभिक्रिया की थी पहले, कौन सी, अल्कोहलों का निर्जलीकरण किया था, उसमें अपने को सिर्फ और सिर्फ सम्मित ईथर मिलते हैं। क्या मिलते हैं? सम्मित। यहाँ से अपने सम्मित और असम्मित दोनों प्रकार के ईथर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखो इसमें अपने अभिकारक कौन कौन से होंगे। आपका अभिकारक होगा, एग्जाम्पल देखते हैं अपने, एक तो एल्किल हैलाइड, जब अपने RX की अभिक्रिया कराते हैं RONA से, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कराते हैं अपने सोडियम एल्कोक्साइड से। किससे अभिक्रिया कराते हैं? सोडियम एल्कोक्साइड से। तो क्या होता है, बहुत ही सिंपल अभिक्रिया है, यहाँ से Na
और x अलग हो जाता है, -NaX अलग हो जाएगा। बाकी जो बचा हुआ ROR, इसको आप ऐसे जोड़कर लिख सकते हो और ये क्या बन गया, ईथर। ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने आपको ये बताया कि इस अभिक्रिया में अपने सम्मित और असम्मित दोनों प्रकार के ईथर बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं, देखें जरा। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपने, मेरे पास है यहाँ पर CH3Cl और अभिक्रिया कराता हूँ मैं CH3CH2O Na से। ठीक है, इसका नाम क्या है, सोडियम। और ये अगर 2 कार्बन है यहाँ पर तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम एथोक्साइड। क्या नाम हो जाएगा इसका, सोडियम एथोक्साइड। तो ये एथेन है तो नाम क्या हो जाएगा, सोडियम एथोक्साइड। अभिक्रिया कैसे करेंगे, ये Cl और ये Na क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, NaCl, और क्या बनेगा, CH3CH2O और CH3CH2O और क्या बनेगा, CH3। तो ये देखो, ये जो बना है ईथर वो है असम्मित ईथर। असम्मित कैसे होता है कि यहाँ पर अपने अगर ऑक्सीजन से इसको अलग करते हैं तो ये वाला और ये वाला भाग जो है वो अलग अलग हो, तो उस ईथर को क्या बोलते हैं अपने, असम्मित ईथर। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एथिल मैथिल ईथर, एथिल मैथिल ईथर। ठीक है। तो देखो, एक एथिल ग्रुप जुड़ा है, एक मैथिल ग्रुप जुड़ा है, तो उसको अपने अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिखना होता है। एथिल जो है वो E से स्टार्ट होता है, मैथिल M से स्टार्ट होता है, तो अल्फ़ाबेट में जो पहले आता है उसको अपने पहले लिख लेते हैं। ठीक है। तो ये दोनों विधियां होगी बनाने की, 2 विधियां पढ़नी है आपने। एक तो विलियम्स-नीथिरी संश्लेषण और पहली विधि पढ़ी थी आप लोगों ने, वो थी अल्कोहलों के निर्जलीकरण द्वारा। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पढ़ते हैं अपने, और वो है ईथर के भौतिक गुण। छोटा सा टॉपिक है ये, आज शायद कंप्लीट हो जाएगा। ईथर के भौतिक गुण। तो देखो, ईथर के भौतिक गुणों की अगर अपनी बात करते हैं, R होता है ईथर। ठीक है। और भौतिक गुणों में अपने 2 ही टॉपिक की बात करेंगे। एक तो बात करेंगे इसके गलनांक या क्वथनांक की, और दूसरी बात करेंगे अपने इसकी विलेयता की। किसकी बात करेंगे, इसकी विलेयता की। तो देखो, गलनांक और क्वथनांक में क्या होता है, भौतिक गुणों में अपने ये 2 ही टॉपिक पढ़ने, गलनांक या क्वथनांक, और दूसरा टॉपिक है विलेयता। तो देखो, अगर अपने बात करते हैं एल्केनों की, अगर अपने बात करते हैं ईथर की, या अगर अपने इसका कंपैरिजन करते हैं अल्कोहल से, तो ईथर का जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो एल्केन की लगभग बराबर होता है, परंतु अल्कोहल से क्या होता है, कम होता है। ये ध्यान रखना है आपने, ये ऑर्डर है कि एल्केन और ईथर का अगर समान अणुभार का कोई भी यौगिक लिया गया है, उसका गलनांक या क्वथनांक अगर अपने देखते हैं तो वो तो एल्केन के लगभग क्या होगा, बराबर होगा, परंतु अल्कोहल से इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर एक ही बात आती है, और वो ये आती है कि अल्कोहल जो है उसके अंदर यहाँ पर अगर अपने बात करें कि हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अल्कोहल के जो 2 अणु होंगे ROH, और दूसरा अणु भी अगर अपनी बात करते हैं ROH, तो इन दोनों अणुओं में क्या पाया जाता है, यहाँ पर ये जो है वो हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। हाइड्रोजन बंध के कारण क्या होता है कि अल्कोहल जो है, मतलब एक नया बंध और मिल गया अपने को, तो अल्कोहल का गलनांक और क्वथनांक ज़्यादा होता है किसकी तुलना में, ईथर की तुलना में। ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं अपनी विलेयता की। छोटा सा टॉपिक है, यहाँ से कोई बोर्ड के अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया आज तक, और विलेयता की बात करेंगे। विलेयता में क्या होता है, देखो जरा, दूसरा टॉपिक है अपना विलेयता। विलेयता में ये ध्यान रखना है कि अगर अपने पास ईथर है तो वो जल के अंदर विलेय है या नहीं है। HOH होता है जल, उसके अंदर विलेय है या नहीं है। तो देख लो, यहाँ पर ईथर है O और R। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है HO
H। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन जो है वो इसके साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है। अगर कोई भी पदार्थ हो या ऐसा कोई भी यौगिक हो जो जल के अणुओं के साथ अगर हाइड्रोजन बंध बना लेता है तो वो उसके अंदर विलेय होता है, वरना नहीं होता। ठीक है, तो इसकी विलेयता की भी बात करते हैं। तो इसकी विलेयता जल के अंदर उपस्थित होती है, परंतु अल्कोहलों से कम होती है। अल्कोहलों से क्या होती है? कम होती है। जैसे अगर अपनी बात करें कि अगर अपने पास 100 ग्राम जल लिया गया है, कितना लिया गया है? 100 ग्राम जल लिया गया है, तो इसके अंदर ईथर जो है ना वो लगभग आप ये मानो कि 7 ग्राम विलेय होता है। और अगर अपने अल्कोहल की बात करते हैं तो वो लगभग 9.5 ग्राम विलेय हो जाता है। तो देखो ज़्यादा विलेय कौन हुआ? अल्कोहल। ठीक है, और कम विलेय कौन हुआ? ईथर। परंतु ऐसे तो नहीं कह सकते अपने कि ईथर जो है वो बिल्कुल ही विलेय नहीं होता है, परंतु अल्कोहल की तुलना में क्या होता है? कम विलेय होता है। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक था इसकी भौतिक गुणों का। अब अपनी बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ईथर के रासायनिक गुण। तो देखो रासायनिक गुण, या जब अपने कोई भी किसी भी यौगिक को बनाने की विधियां पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले अपने क्या करते हैं कि अपने सिलेबस के अंदर जितनी भी विधियां होती है या जितने भी प्रकार के रासायनिक गुण होते हैं उनको अपने एक चार्ट के रूप में बनाते हैं। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट टॉपिक है और वो है ईथर के रासायनिक गुण। ईथर के रासायनिक गुण। तो देखो रासायनिक गुणों को अपने 2 भागों में बांटा गया है। सॉरी, पहला भाग जो है वो होता है कि ईथर में जैसे ROR होता है, ये बंध कैसे टूटेगा। और दूसरी भाग की अगर अपने बात करते हैं तो दूसरा भाग है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापना। पहला तो ये है कि ROR मतलब कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बंध कैसे टूटेगा, और दूसरी अभिक्रिया है ये पहले A और इसका B पार्ट है और वो है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इस पहले भाग में अपने A की अभिक्रिया पढ़ेंगे और वो पढ़ेंगे HX के साथ अभिक्रिया। किसके साथ? HX के साथ अभिक्रिया। इसमें अपने 3 विधि पढ़ेंगे। पहली अभिक्रिया पढ़ेंगे अपने हैलोजनीकरण, दूसरी अभिक्रिया पढ़ेंगे अपने नाइट्रीकरण, और इसकी जो तीसरी अभिक्रिया है वो पढ़ेंगे अपने फ्रीडल क्राफ्ट। और फ्रीडल क्राफ्ट में आपको पता है कि जब भी फ्रीडल क्राफ्ट आती है तो अपने इसको 2 भागों में बांट लेते हैं। एक तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, एक फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण या एसिटिलीकरण। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ये आज जब अपने करेंगे, इससे पहले अपने 3 बार कर चुके हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, बार बार ये बात बताई थी कि भाई अगर आप 10th चैप्टर अच्छे से कर लेते हो तो उस चैप्टर में जितनी भी अभिक्रिया आएंगी वो बार बार रिवाइज होंगी। तो देख लो ये फ्रीडल क्राफ्ट अपनों ने एरिल हैलाइड में पढ़ा था, यही फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया अपनों ने अल्कोहल फिनोल में पढ़ा था, उसके बाद ये अपने फिर आज ईथर में फिर से पढ़ रहे हैं, और ऐसे कैसे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया अपने आगे वाले चैप्टर में फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो अब तक याद हो जानी चाहिए कि इसमें किस टाइप के उत्पाद बनते हैं। इसमें 2 प्रकार के उत्पाद बनते हैं, एक ऑर्थो कंडीशन वाले और एक पैरा कंडीशन वाले, बस और कुछ नहीं है। तो फ्रीडल क्राफ्ट 2 प्रकार की होती है, एक होता है एल्किलीकरण और दूसरा होता है एसिलीकरण या एसिटिलीकरण। ठीक है, तो एसिटिलीकरण और एल्किलीकरण 2 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। अब अपने स्टार्ट कर रहे हैं कि अल्कोहल जो है वो HX के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो देखो बहुत ही सिंपल सी अभिक्रिया है कि अल्कोहल की ईथर जो है वो HX से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? HX से अभिक्रिया, HX से अभिक्रिया। तो अगर आपके पास ईथर है, इसकी अपने अभिक्रिया करा देते हैं HX से। किससे अभिक्रिया करा देते हैं? HX से। और अपने कह रहे हैं कि O और R के बीच का बॉन्ड तोड़ना है, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा तो ये क्या बना? देखो ROH क्या बना था?
ROH और प्लस में क्या बना है HRX। तो देखो ये जो उत्पाद बना है वो अपने बनाने की जो विधियां थी, ईथर बनाने की विधियां, ये वापस इस तरह से इधर से बन जाता है। ठीक है, यही तो बना था स्टार्टिंग में अपनों ने यही लिया था कि एल्कोहलों की अगर अपने अभिक्रिया कराते हैं RX के साथ, तब भी क्या बन सकता है कि ईथर का निर्माण हो सकता है। ठीक है, अब अपने देख लेते हैं कि अगर अपने पास यहाँ पर OCH3 हो, क्या हो OCH3, ये भी ईथर है, इसका नाम होता है एनिसोल। क्या नाम होता है इसका? सामान्य नाम है और वो ध्यान रखना है क्या नाम होता है एनिसोल। इसकी अगर अपने अभिक्रिया कराते हैं HCl से, किससे अभिक्रिया कराएंगे HCl से, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से अलग हो जाएगा और Cl जो है वो इस बेंजीन रिंग के ऊपर आ जाएगा। तो यौगिक क्या बनेगा Cl और यहाँ से कौन अलग हो जाएगा CH3OH। तो ये क्या बन गया अल्कोहल और ये क्या बन गया एरिल हैलाइड। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया अपने करा सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो है एरिल हैलाइड बन सकता है और एथेनॉल भी बन सकता है। ठीक है, ये पहली अभिक्रिया होगी कंप्लीट, एक ही अभिक्रिया इसके अंदर। अब अपने देखते हैं कि दूसरी अभिक्रिया किस प्रकार से है। दूसरी जो अभिक्रिया है उसमें अपनों ने इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़नी है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में 3 अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण और फ्रिडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। पहली अभिक्रिया देखते हैं अपने हैलोजनीकरण। तो हैलोजनीकरण में क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि भाई यहाँ पर अपने ऑर्थो और पैरा ग्रुप वाले 2 प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, अब अपने अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे और कैसे कराएंगे वो देखो जरा। जैसे आपके पास है यहाँ पर एनिसोल, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हैं वो जो बेंजीन रिंग वाले यौगिक होंगे वो प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर CH3 है, इसका नाम बताया था मैंने क्या होता है एनिसोल। एनिसोल की अभिक्रिया कराते हैं अपने ब्रोमीन के साथ, किसके साथ ब्रोमीन के साथ और अल्कोहल की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में कराते हैं अल्कोहल की उपस्थिति में। तब यहाँ पर क्या होगा अपने को 2 प्रकार के यौगिक मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे आपको पता है कि एक तो OCH3 यहाँ पर Br जोड़ देंगे ऑर्थो ग्रुप पर, और दूसरी अभिक्रिया कौन सी होगी, दूसरी अभिक्रिया दूसरा उत्पाद कौन सा होगा कि OCH3 और यहाँ पर अपने क्या जोड़ देंगे Br। अब इनका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल। ठीक है, और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है पैरा ब्रोमो एनिसोल। पहली अभिक्रिया थी बहुत सिंपल सी अभिक्रिया, ये अपनी तीसरी बार कर रहे हैं, तो आपको ये याद हो गई होगी अब तक कि किस प्रकार के यौगिक बनते हैं। और मैंने आपको बताया था कि पैरा वाला जो यौगिक बनता है वो मुख्य उत्पाद होता है। क्या होता है पैरा वाला जो यौगिक बनता है वो क्या होता है मुख्य उत्पाद होता है। ठीक है, अब अपने दूसरी अभिक्रिया करते हैं और वो है नाइट्रीकरण। क्या है नाइट्रीकरण। जहाँ भी नाइट्रीकरण का ये जो नाम आता है तो अपने क्या करते हैं H2SO4 की उपस्थिति में HNO3 से अभिक्रिया कराते हैं। तो यहाँ पर अपने क्या लेंगे HNO3 और साथ में क्या लेंगे अपने H2SO4, और दोनों ही क्या होने चाहिए सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 लेते हैं अपने सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4। इसमें भी क्या करेंगे कि NO2 ग्रुप को जोड़ देंगे 2 बार, एक तो ऑर्थो कंडीशन पर और दूसरा कहाँ पर पैरा कंडीशन पर। जोड़ दो बना दो यौगिक बन जाएगा ईथर OCH3 और NO2 और प्लस में क्या बनेगा OCH3 और NO2। ठीक है, और इसका नाम क्या होगा ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल। इसका नाम क्या होगा पैरा नाइट्रो एनिसोल। एक का नाम लिख लेते हैं अपने, दूसरे का आप लिख लेना ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल। ठीक है, और दूसरे का नाम क्या होता है पैरा नाइट्रो
एनिसोल। ठीक है, तो ये अपने दो प्रकार की अभिक्रिया होगी। अब अपने देखते हैं कि तीसरे प्रकार की अभिक्रिया जो है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण और एसिलीकरण या एसिटिलीकरण, वो किस प्रकार से होता है। देखो जरा, तीसरी अभिक्रिया अपनी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, दोनों को एक साथ करेंगे अपने। पहले करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण और दूसरी होती है फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण या एसिलीकरण। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे अपने, एनिसोल लेंगे और एनिसोल की अभिक्रिया कराएंगे अपने CH3Cl के साथ और निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में सॉरी, इसमें क्या करेंगे अपने OCH3 लेते हैं और CH3COCl एथेनॉइल क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे और साथ में निर्जल AlCl3 तो लेना ही लेना है। ठीक है, अब यौगिक क्या बनेगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो जो एनिसोल है इसके ऊपर अपने दो ग्रुप जोड़ देंगे, दो बार क्या जोड़ देंगे CH3, एक ऑर्थो कंडीशन पर और दूसरा कहाँ पर जोड़ेंगे, पैरा कंडीशन पर, OCH3 और यहाँ भी क्या है CH3। और इसमें क्या होगा कि OCH3 तो है ही, यहाँ पर COCH3 जोड़ देते हैं और दूसरा यौगिक इसमें क्या बनेगा, पैरा कंडीशन पर जोड़ दो OCH3 और यहाँ भी क्या जोड़ेंगे अपने COCH3। तो देखो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जो होती है उसमें एल्किलीकरण और एसिलीकरण या एसिटिलीकरण दो प्रकार के यौगिक बनते हैं। ठीक है, अब देखो सॉरी, क्या होता है कि यहाँ पर भी दो प्रकार के उत्पाद मिले अपने को, एक ऑर्थो कंडीशन वाला एक पैरा कंडीशन वाला है। यहाँ पर भी दो प्रकार के, एक ऑर्थो कंडीशन वाला और एक पैरा कंडीशन वाला उत्पाद अपने को मिलता है। ठीक है, तो देखो अब ये जो है इसका नाम अपने क्या लिख सकते हैं, ऑर्थोमेथोक्सी, और ये जो ग्रुप है वो टोलुइन होता है, ये पैरामेथोक्सी टोलुइन होता है, और जो एसिटिलीकरण या एसिलीकरण में बना है वो होता है, ये जो ग्रुप है ये मेथोक्सी होता है। ठीक है, तो इसको अपने लिख सकते हैं कि ऑर्थो, ये ऑर्थो कंडीशन है या ये वन पहली कंडीशन है क्योंकि यहाँ पर CO ग्रुप जुड़ा है और CO ग्रुप अगर बीच में जुड़े तो ये कीटोनिक समूह जुड़ा है। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, ऑर्थो मेथोक्सी और एसिटोफिनोन, ऑर्थोमेथोक्सी एसिटोफिनोन होता है ये। ठीक है, और ये क्या होता है, पैरा मेथोक्सी एसिटोफिनोन। मेथोक्सी क्या है, ये OCH3 ग्रुप जो होता है वो होता है मेथोक्सी। ठीक है, तो ये अपना जो टॉपिक था ईथर, उसमें आज अपनों ने पढ़ा कि ईथर, उसके बनाने की विधियाँ, उसके भौतिक गुण और उसके रासायनिक गुण। ठीक है, तो आज का ये अपने टॉपिक और अपना चैप्टर होता है कंप्लीट। इसमें दो छोटे छोटे टॉपिक रहते हैं, वो जब अपने ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी तब कराएंगे, और वो हैं अल्कोहलों के जो औद्योगिक गुणधर्म, और औद्योगिक गुणधर्म में अपने पढ़ेंगे कि मेथेनॉल और एथेनॉल का औद्योगिक विधियों में इसको किस प्रकार बनाया जाता है और उसको वहाँ पर किस प्रकार इसका उपयोग किया जाता है। अगर आपके पास बुक है तो आप उसको एक बार अपने आप भी पढ़ सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है उसमें। ठीक है, तो आप अपने आप पढ़ लेना वो, और जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी तब उसको मैं अपने क्या करेंगे, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से कर लेंगे। ठीक है, और अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपने स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।